श्वेता ठाकुर, योर सोशल साइंस एजुकेटर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost, and we also provide you CBSE and other state board like Rajasthan, UP, Bihar, MP और Delhi board के fully organized courses with daily practice paper, and हमारे पास e-books and e-notes की facility भी available है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग जो हमारा सिविक्स का चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे हम लोग व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज है, कंट्री ए, बी, सी एंड डी, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने इन कंट्रीज के बारे में दी है, हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दीज कंट्रीज, राइट, डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दीज। आपको बस इतना बताना है कौन सी डेमोक्रेटिक है, कौन सी अनडेमोक्रेटिक है। जो स्टेटमेंट्स आपको दी गई है उनके बेसिस पे आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहले आता है कंट्री ए। कंट्री ए में क्या बोला गया है, पीपल हु डोंट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। तो कंट्री ए जो है वहां पे जो भी कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन है, मान लीजिए कोई जेड जो है कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन है, उसको जो है वहां के लोग जो भी उस रिलीजन को नहीं मानेगा, फोर्सफुल हुआ ये तो जबरदस्ती वाली बात है। अगर उस रिलीजन को, उस धर्म को वो लोग नहीं मानेंगे जो ऑफिशियल रिलीजन है उस कंट्री का, तो उनको वोट देने का राइट नहीं दिया जाएगा। आपको लगता है ये डेमोक्रेटिक है? ऐसा तो नहीं होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में कभी ऐसा तो नहीं होता है कि हाँ भाई टर्म्स एंड कंडीशन रख दी जाए इंसान के सामने, हाँ भाई अगर आप ऐसा करोगे, नहीं, वो हमारी चॉइस है, कोई रिलीजन हमें चुनना है नहीं चुनना है, राइट। तो आप पीपल हु डोंट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डोंट हैव राइट टू वोट। भाई डेमोक्रेसी में सबके पास राइट टू वोट होता है, ठीक है, सबके पास जो है राइट टू वोट होता है, ठीक है। किसी भी रिलीजन को मानते हो, किसी भी लैंग्वेज ग्रुप से हो, किसी भी सोशल डिवीजन से हो, तो ये अनडेमोक्रेटिक है। क्या है ये? अनडेमोक्रेटिक। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, जो कंट्री बी है, द सेम पार्टी हैज बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। एक पार्टी है वो लास्ट 20 ईयर्स से इलेक्शंस को जीत रही है। एक पार्टी है कंट्री बी में, एक पार्टी है जो लास्ट 20 ईयर्स से इलेक्शन जीत रही है। देखिए इसमें हम नॉट श्योर है, क्या पता वो पार्टी जो है बहुत अच्छे से काम कर रही हो, राइट, क्या, या हो सकता है फ्रॉड कर रही हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये नहीं है कि अगर कोई लगातार 20 सालों से, जरूरी नहीं है डेमोक्रेसी कहती है कि हाँ भाई लीडर्स को, ऐसा थोड़ी होता है। अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है तो वो अच्छे से काम कर सकता है ना आगे तक। अभी हमें लगता है कि हमारे देश की सरकार अच्छे से काम कर रही है तो वो करे आगे तक, हम उनको और 5 ईयर्स का एक्सटेंशन देंगे, अच्छे से वोट करेंगे उनको। हाँ, नहीं करेंगे तो उनको बदल भी सकते। तो इसलिए इस सिचुएशन में हम श्योर नहीं है, क्योंकि मान सकते हैं कि वो 20 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स से अच्छा काम कर रही हो, राइट। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। देखिए कंट्री बी नॉट श्योर, हम उसकी सिचुएशन के बारे में श्योर नहीं है। इन दिस सिचुएशन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटी है। द विनिंग पार्टी इज डेडिकेटली वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड इज पॉपुलर अमंग द पीपल, राइट। वो बहुत डेडिकेटली, पूरे दिल से, जोर शोर से लोगों के अच्छे के लिए काम कर रही है, राइट, और जो है और पॉपुलर भी है। द विनिंग पार्टी हैज बीन हैम्परिंग विद द इलेक्शन प्रोसेस एंड और रिजल्ट्स। दो विनिंग पार्टी जो जीत रही है, ये भी हो सकता है कि वो इलेक्शंस के साथ छेड़छाड़ कर रही हो। हैम्परिंग का मतलब, छेड़छाड़ का मतलब कि अपने कुछ ना कुछ डर्टी ट्रिक्स कर रही हो, जैसे हमने मैक्सिको के केस में देखा था, राइट। तो कुछ डर्टी ट्रिक्स कर रही हो और हर बार जो है सत्ता में आ जाती हो, राइट। तो ये चांसेस भी, तो हम श्योर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कंट्री सी क्या कहती है। कंट्री सी बोलती है रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन।
रूलिंग पार्टी जो है हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन में हार गई है, ठीक है। इसका मतलब तो डेमोक्रेटिक है, मींस कि रूलिंग पार्टी जो है वो भी हार सकती है। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में मतलब इलेक्शन में कोई टेम्परिंग की या कुछ भी छेड़छाड़ की, मींस उनके वहाँ पे सही तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे जो है रूलिंग पार्टी के भी पूरे पूरे चांस है किसके, हारने के। तो ये एक डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक, देयर इज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे, सही तरीके से बिल्कुल इलेक्शंस वहाँ पे हो रहे हैं। फोर्थ है कंट्री डी, देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। कंट्री डी जो है वहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना बहुत ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, सही तरीके से इलेक्शन करवाने के लिए हमारी एक बॉडी होती है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि सही तरीके से इलेक्शन हो सके। अनडेमोक्रेटिक, ठीक है, कंट्री डी जो है वो अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि इंडिपेंडेंट इलेक्शन इज नेसेसरी, इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन इज नेसेसरी किसके लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, राइट। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे कमीशन वर्ड भी लिख लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, Here is some information about 4 countries, again 4 countries, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। Based on this information, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे how would you classify each of these countries, आप इन कंट्रीज को कैसे क्लासीफाई करोगे। अब दोबारा से सेम क्लासिफिकेशन है, राइट, डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दिस। इन सब के आगे आपको बताना है डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है और नॉट श्योर, ठीक है। तो अगेन वही है। तो चलिए अब आते हैं कंट्री पी पे। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ, पार्लियामेंट जो है वो लॉ पास नहीं कर सकती है अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी, ठीक है। पार्लियामेंट जो है कोई भी लॉ, कोई भी कानून जो है पास नहीं कर सकती है जब तक कि जो आर्मी के चीफ, जो आर्मी के हेड है वो उस पे जो है रजामंदी ना दे दे, कॉन्सेंट ना दे दे कि हाँ भाई ठीक है ये लॉ बनना चाहिए आर्मी के लिए, कीजिए, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी, आर्मी के बारे में। देखिए पार्लियामेंट को हम लोगों ने चुना है और पार्लियामेंट ही जो है वो डिसाइड करती है, वो ही हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है। अगर उसमें भी सबसे पहले, और हमने क्या देखा था कि डेमोक्रेसी का एक फीचर है कि मेजर डिसीजन वो लोग लेते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है, कोई मिलिट्री पर्सन नहीं ले रहे, कोई मिलिट्री के हेड नहीं ले रहे, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है, अनडेमोक्रेटिक कंट्री है बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है किसके पास होती है, मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको हम लोगों ने चूज किया उनके हाथ में होती है, राइट। और यहाँ पे तो पहले अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाना है आर्मी वालों के लिए तो वो उनको पहले कॉन्सेंट लेना पड़ेगा किसका, आर्मी चीफ का, जो कि सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। चलिए कोई बी पे आते हैं, कंट्री क्यू क्या कहती है। कंट्री क्यू कहती है द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट जो है वो लॉ नहीं बना सकती है रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी, वो जुडिशरी की पावर्स को कम नहीं कर सकती है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक है क्योंकि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। और वो उसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लॉ को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जुडिशरी की है, किसकी है, जुडिशरी की है। तो देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी, वो कोई इस तरीके का लॉ नहीं बना सकती है जिसमें जुडिशरी की पावर्स को कम किया जाए, क्योंकि ये तीनों ऑर्गन्स जो है वो गवर्नमेंट के हैं। आपका कौन कौन सा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब आपका पार्लियामेंट क्या कर रहा है, वो लॉज को बना रहा है, वही जब हमारे लॉ बनते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, उन लॉज को एडमिनिस्टर्स कर रहा है। अगर हम बात करें जुडिशरी, हमारे लॉज को, हमारे कानून को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है।
It indicates that constitution has bestowed power to the judiciary. It also indicates that judiciary is independent. Judiciary क्या है? Independent है. Next अगर हम बात करें, एक country R है हमारे पास. The country's leader cannot sign any treaty with another country. जो कंट्री के लीडर है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रीटी साइन नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री. उसकी नेबरिंग कंट्रीज के परमिशन के लिए बिना. अरे हम पड़ोसी, हमारा देश है, हमारी मर्जी है, जो हमें ठीक लगेगा अपने देश के लिए वो हम करेंगे. ये तो बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक है, राइट. हम सोवरेन कंट्री है, मींस हम लोगों की जो पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर जो हमारे कंट्री मैटर है, उसमें कोई बाहर का इंटरफेयर नहीं कर सकता. ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी ट्रीटी साइन करनी है, कौन सी नहीं साइन करनी है, राइट. और ये थोड़ी है कि अब पाकिस्तान बोलेगा नहीं नहीं चाइना के साथ जो है आपको अच्छे रिलेशन, वो हम डिसाइड करेंगे, राइट. हम किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेंगे. बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी the elected leaders of the people have power to conclude a treaty. वो ही हमारे बिहाफ पे जाके ट्रीटी को कंक्लूड करेंगे. एंड नो अदर कंट्री हैज राइट टू इंटरफेयर. कोई हमारे अंदर के इंटरनल मैटर्स में जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता है. कोई हमारे घर के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा. अब आप लोग हो, मान लीजिए आपके घर का राशन खत्म हो गया है, तो वो आपके घर के मेंबर डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई राशन खत्म हो गया, लेके आना है. पड़ोसी थोड़ी आके बताएंगे कि भाई आज नहीं लाना, ठीक है, चाहे आप भूखे सो पर आज नहीं लाना. वो थोड़ी इंटरफेयर करेंगे. इट्स वेरी सिंपल कि हमारे देश की जो भी ट्रीटी है, कुछ भी है, उसका डिसीजन हम खुद लेंगे. कोई बाहर की कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकती है. वो हमारा पर्सनल मैटर है भाई, हमारे देश का मैटर है, राइट. मतलब कोई भी हमारी बातों, मतलब हमारी विद इन द टेरिटरी हमारी जो भी डिसीजन है हमारी कंट्री के लिए जो भी अच्छा है, वो हमारे द्वारा इलेक्टेड लीडर्स ही उसको डिसाइड करेंगे, उस पर डिसीजन लेंगे, राइट. चलिए अब हमारे पास एक कंट्री एस है. ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल बैंक विच द मिनिस्टर कैन नॉट चेंज. ठीक है जी. कंट्री एस फिर से ये कह रही है ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं, देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं, कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक. जो सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल्स है वो उन पे डिसीजंस लेंगे विच द मिनिस्टर कैन नॉट चेंज, जिसको मिनिस्टर्स जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो कंट्री एस जो है उसमें ऑल द मेजर डिसीजन कौन ले रहा है? जो भी बैंक के ऑफिशियल है. लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक वाले हमारे लिए डिसीजन थोड़ी लेंगे, उनको हमने इलेक्ट थोड़ी किया. हमारे लिए जो डिसीजन है सिर्फ वो लेंगे जिनको हमने इलेक्ट किया है. ये भी अनडेमोक्रेटिक है, राइट. तो अगर हम लोग देखें कंट्री एस अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. उनके द्वारा नहीं. भाई बैंक ऑफिशियल को हमने इलेक्ट थोड़ी किया है, तो ये भी अनडेमोक्रेटिक है, राइट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. Which of these is not a good argument in favor of democracy? Why? इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है और क्यों? देखिए, पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी. पीपल जो है वो फ्री फील करते हैं, इक्वल जो है फील करते हैं कहाँ पे? डेमोक्रेसी में, राइट. ये बिल्कुल सही है, राइट. डेमोक्रेसी रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर. डेमोक्रेसी जो होती है, जो बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स है उनसे ज़्यादा बेटर है. हम ये नहीं कह रहे कि डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन है, उससे सारे जो जितने भी कन्फ्लिक्ट्स है, सारी चीज़ें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जॉब्स भी मिल जाती है सबको 100%, सबको एजुकेशन मिल रही है, सबको जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिल रही है. ऐसा भी नहीं है, गरीबी पूरे रूप से दूर हो रही है. लेकिन हाँ, और अगर हम बात करें
रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, और हमारे जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है, यहाँ आप तो देख सकते हैं इंडिया ये बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे देखो, रिलीजन के बेसिस पे देखो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कन्फ्लिक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। जितने भी सोशल डिविजन्स है, जितनी भी हमारी सोसाइटी है, फिर भी मिल बांट कर रहती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। भाई ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अकाउंटेबल है, क्योंकि उसको हमने चुना है और वो हमारी नीड्स को ध्यान में रखकर ही काम करती है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्हें हमने चुना, उनको पता है कि उनको हमने चुना है, वो हमारे लिए अच्छे से काम करते हैं, राइट। डेमोक्रेसी आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर। डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा, जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ समृद्धि है, खुशहाली है, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव है, वहाँ के लोग सारे रिच है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वहाँ पे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो भी प्रॉस्पेरस हो सकती है, राइट। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है डी है, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स, ये बोल रहा है, ठीक है। डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब है समृद्धि है, बहुत भरपूर है, हर चीज़ जो है वहाँ अबंडेंस में है, खुशहाली है चारों ओर, सब मतलब खूब इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बहुत अच्छे, गरीबी नहीं है, सब चीज़ें जो है पॉजिटिव ही है। अगर डेमोक्रेसीज ऐसा नहीं है, देखिए डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट, ये हम नहीं कह सकते हैं इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, एज देयर आर मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे डेमोक्रेसीज है लेकिन उनकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। जैसे अगर देखें, और अनडेमोक्रेटिक की अच्छी है, नॉन डेमोक्रेटिक की, राइट, सच एज श्रीलंका, इंडिया विच ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेसी। श्रीलंका हो, इंडिया हो, हम क्या है, डेमोक्रेसी है, बट उतनी प्रॉस्पेरस नहीं है जितनी हम बात करें। अगर आप कंपेयर करो चाइना से या फिर सऊदी अरेबिया से, विच हैव कम्युनिस्ट, अब देखो चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वन पार्टी सिस्टम है, एंड सऊदी अरेबिया में क्या है, मोनार्की है हमारी, रूल रिस्पेक्टिवली आर मोर प्रॉस्पेरस, बल्कि हमारे से ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं, ये ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा समृद्धि है, ज़्यादा पॉजिटिविटी है, जॉब्स बहुत अच्छी हैं, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली हमारी कंट्री के, राइट। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री जो है डिपेंड्स ऑन द करेक्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। किसी भी देश में जो ये समृद्धि आती है, जो अच्छे काम, ये किससे आती है, गवर्नमेंट की सही पॉलिसीज का ये नतीजा है। अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज लाएगी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगी, ह्यूमन रिसोर्स पे अच्छे से खर्चा करेगी, लोगों की एजुकेशन पे, जॉब्स अच्छे से प्रोवाइड करवा पाएगी, तब जाके वो कंट्रीज जो है एक प्रॉस्पेरस कंट्री बनेगी, राइट। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कहते हैं ना, अगर कोई कंट्री जो है रिसोर्सेज में रिच होगी तो उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा, राइट। नॉट विद द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कैन नॉट गारंटी प्रॉस्पेरिटी, राइट। अगर किसी कंट्री के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज है, हर तरीके के रिसोर्स की बात हो रही है, यहाँ पे लैंड रिसोर्स हो चाहे मिनरल रिसोर्स हो। अब मान लीजिए हमारी साउथ अफ्रीका की कंट्रीज है जो डेजर्ट एरिया वाली हैं, अगर देखा जाए तो वहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट है इतने एरिया तक, तो लैंड नहीं है। हमने देखा है वहाँ की कंट्रीज गरीब भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्यों, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं। माना कि डायमंड्स वहाँ बहुत है लेकिन लैंड की कमी है। सारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो सभी कंट्रीज के पास नहीं हो सकते, पर जो एक अच्छे खासे रिसोर्सेज जितने कंट्री के पास होने चाहिए उस देश को रन करने के लिए, उतने तो एटलीस्ट उनके पास हो ताकि वो अच्छे से काम कर सके, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कंटेन अ डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट। एक स्टेटमेंट दी है, एक ही स्टेटमेंट में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेमोक्रेटिक बात कही गई है, अनडेमोक्रेटिक कही गई है। राइट आउट द टू सेपरेटली फॉर ईच स्टेटमेंट, राइट। वो डेमोक्रेटिकली और अनडेमोक्रेटिकली जो दो बातें कही गई है उनको अलग अलग लिखना है, राइट। A minister said that some laws have to be passed by the parliament। देखिए एक मिनिस्टर कहते हैं कि कुछ लॉज जो है उनको पास करना चाहिए पार्लियामेंट का, in order to conform to the regulation decided by the
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो माना कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के लिए काम करती है, लेकिन वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है, वो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है। तो देखिए अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। कुछ लॉज जो है वो कौन पास करेगा? पार्लियामेंट करेगी। तो ये वाला पार्ट जो है आपको पता है कि पार्लियामेंट में ही लॉज बनाए जाते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वो डेमोक्रेटिक है, राइट। तो देखिए डेमोक्रेटिक एलिमेंट की बात करें, अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। और अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट की बात करें तो कंफॉर्म टू द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री का पार्ट तो नहीं है ना, राइट। जो भी उन्होंने बोला वो जरूरी नहीं है हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही हो और हमें उसका पालन करना पड़े। कन्फर्म का मतलब पालन करना, उनके आदेश का पालन करना। माना सब कंट्रीज पे वो चीज़ नहीं जाएगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल बनाए, ज़रूरी नहीं है ना कि वो हमारी कंट्री के लिए परफेक्ट हो, वो हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है कि हम उनको अपनी देश में उस रूल को जो है एप्लीकेबल करें या ना करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर री-पोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड। देखिए इलेक्शन कमीशन ने बोला है ऑर्डर री-पोलिंग, दोबारा से पोलिंग होनी चाहिए इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे लार्ज स्केल पर रिगिंग वाज रिपोर्टेड, लार्ज नंबर पर जो है धांधलेबाजी हुई है वहाँ पर। तो अगर हम इसमें देखें डेमोक्रेटिक क्या है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला, दोबारा से रीपोलिंग हो गया, अच्छे से काम नहीं हुआ, दोबारा से पोल करो। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, सही तरीके से इलेक्शन नहीं हुए तो दोबारा से इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो ये तो डेमोक्रेटिक एलिमेंट है। देखिए डेमोक्रेटिक एलिमेंट ये है, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर री-पोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। और अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है? भाई इतना घपला हुआ है, क्या ये सही लगता है डेमोक्रेसी के लिए? नहीं। जहाँ पे हम पॉलिटिकल लीडर्स को चूज करें वहीं पे इतना सब प्रॉब्लम्स हुई है, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, एक बार हुई है तो दोबारा भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज बेयरली रीच्ड 10%। वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो बेयरली कितना है? 10% है। दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 फॉर द सीट्स। ठीक है, देखिए वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन कम है, ठीक है, और वुमेन्स ने डिमांड किया कि उनकी सीट्स को जो है कितना होने चाहिए, एटलीस्ट 1/3। तो अगर देखें डेमोक्रेटिक क्या है कि 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए कितनी डिमांड की है उन्होंने, 1/3 सीट, बल्कि अब 1/3 सीट्स है भी। अगर हम बात करें 1/3 सीट्स जो है रिजर्व है, पंचायत में अगर हम देखें तो 1/3 सीट्स जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट जो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट में वो सिर्फ और सिर्फ 10% तक पहुंच पाया है, जो कि सही नहीं है। एटलीस्ट जो है 1/3 जो है वुमेन होंगी, तभी तो लगेगा ना सब चीज़ें इक्वलिटी से चल रही है। हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें, हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक रूल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर सेम रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, अगर धीरे धीरे वुमेन्स आगे आ रही, एटलीस्ट 1/3 वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व होना ज़रूरी है, और अभी तक तो सिर्फ 10% भी नहीं पहुँच पाया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, which of these is not a valid reason for arguing that there is a lesser possibility of famine in democratic country। ये क्या कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से लेस रीजन है, मतलब कि जिसकी वजह से, मतलब बाकी जो रीजंस है वो रीजन होंगे कि हाँ इसकी वजह से डेमोक्रेटिक कंट्री में फैमिन की सिचुएशन नहीं होती है, ये सब रीजंस हैं, कोशिश, ठीक है, लेकिन वो कौन सा रीजन है जो इसका लेस रीजन है, मतलब कम कारण है जो नहीं हो सकता इसका कारण, राइट, सिंपल वर्ड्स में। देखिए पहला है
अपोजिशन पार्टी कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन। क्या होता है डेमोक्रेसी में, जो अपोजिट पार्टीज होती है, क्योंकि हमारे पास मल्टी पार्टीज होती है, राइट, तो जो अपोजिट पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं उनको भी रूल करना होता है, राइट, तो वो छोटे छोटे मुद्दों को हाईलाइट करती रहती है। तो जब भी इस तरीके से हंगर होगा, स्टार्वेशन होगा, तो ऑब्वियसली वो लोगों को इस चीज को समझेंगी कि किस तरीके से देश में भूखमरी है, तो वो भी इस पे जो है अटेंशन जो है वो डालेंगी, और किसी भी तरीके से आपको पता है वो लोगों का भी सपोर्ट करेगी प्रोटेस्ट करने में, हर चीजें करने में, ताकि जो है या तो गवर्नमेंट का ध्यान खींचने की कोशिश करेगी, राइट, और लोगों का भी ध्यान खींचने, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट से ज्यादा लोगों की साइड जो है अपना ध्यान, लोगों का जो ध्यान है इसकी साइड खिंचवाने की कोशिश करेंगी, राइट। तो इससे अपोजिशन पार्टी कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन। तो जो अपोजिशन पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस साइड अटेंशन जरूर पे करेगी, अरे देश में भूखमरी हो रही है, आप क्या कर रहे हो, आपका क्या काम है, आपको सत्ता में किस लिए बैठाया लोगों ने, इसीलिए बैठाया ना कि उनकी बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान तो हमारी बेसिक नीड्स है, वही आप पूरी नहीं कर पा रहे, राइट। तो इस तरीके से फ्री प्रेस, देखिए जो प्रेस होती है, मीडिया होती है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे डेमोक्रेसी का एक फोर्थ पिलर है, देखिए हम बोलते हैं ना 3 पिलर है, कौन कौन से, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है एंड आपका लेजिस्लेचर है। वैसे ही हमारे इसका डेमोक्रेसी का एक फोर्थ पिलर होता है, वो होता है मीडिया, राइट। मीडिया का काम है कि सही तरीके से जो सरकार में हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, मतलब मीडिया को भी इन्फ्लुएंस ना किया जाए। ये नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी में है मीडिया सिर्फ उन्हीं के बारे में अच्छा अच्छा दिखा रही है, ऐसा भी नहीं होता ना। तो अगर कहीं फैमिन होगा किसी भी वर्ल्ड मतलब देश के पार्ट में, तो उसकी कवरेज दिखाएगी, तो हमें पता लगेगा ना हमारे देश के और जगह, मान लीजिए हम यहाँ पे रह रहे हैं और राजस्थान में सूखा पड़ा, तो वो कवर करेंगे उस चीज को, हमें पता चलेगा कि हमारे देश के लोग किस तरीके से, तो हम सोचेंगे फिर कि उस गवर्नमेंट को वोट दें या नहीं दे। भाई वो अगर वहां पे नहीं संभाल पाई तो हमें कैसे संभाल पाएगी, राइट। तो देखिए फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फैमिन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कहीं भी अगर एक फ्री प्रेस है, मीडिया अगर फ्री है, तो वो पूरे देश के जो पार्ट्स है उनको कवर करता ही करता है, वहां पे कोई भी सिचुएशन हो, राइट। गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अब भाई गवर्नमेंट को, देखिए डेमोक्रेसी में क्या होगा, गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे कोई मिलिट्री रूल नहीं चल रहा है, कोई डिक्टेटर रूल नहीं है कि वो बनी रहेगी, एक बार पार्टी जीत के आ गई तो बस मैं अटल हूं, मैं कहीं नहीं हिलूंगा, ऐसा नहीं है। हम डेमोक्रेसी में हैं, अगर इस बार 5 साल काम नहीं किया तो अगले 5 साल आपके नहीं है। उनको भी डर रहेगा भाई अगली बार तो हार जाऊंगा, लोग मुझे वोट नहीं देंगे, तो उस सिचुएशन से वो डील करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो फैमिन है वो खत्म हो, या लोगों में जो फूड की जो इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई है, जो कमी हुई है देश में, उसको पूरे करने के लिए न्यू पॉलिसीज लाने की वो कोशिश करेंगे, राइट, और मेक श्योर करेंगे सबको सफिशिएंट फूड मिले, राइट। चलिए, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। देखिए यहाँ पे रिलीजन का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो अगर आप लोग देखें ये तीनों जो थे, ये तो कहीं ना कहीं जो है पॉसिबिलिटी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या किया जाए। लेसर रीजन यही है कि पीपल आर फ्री टू बिलीव इन प्रैक्टिस एनी रिलीजन। रिलीजन उस टाइम पे क्या करेगा जब हमारे देश में किसकी बात चल रही है, फूड की कमी की बात चल रही है, राइट। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर है, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देयर आर 40 विलेजेस। चलिए 40 विलेजेस हैं in a district where the government has made no provision for drinking water। 40 विलेजेस, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 40 विलेजेस, और गवर्नमेंट ने वहां पे पानी की कोई फैसिलिटी नहीं कर रखी है। चलिए, these villager met and considered many methods। अब ये सब मिले और इन्होंने बहुत सारे मेथड्स जो है अपनाए, मतलब गवर्नमेंट को समझाने के भाई पानी चाहिए, पानी हमारी एक बेसिक नीड है, भाई पानी तो हम लोगों को चाहिए, राइट। और वैसे भी गवर्नमेंट का इतना तो हक है कि हर इंसान को पीने लायक पानी तो मिलना ही चाहिए, राइट। These villagers met and considered many methods of forcing the government to respond to their need। अब उनकी जरूरत क्या है, पानी है, तो उन्होंने हर तरीके से कुछ मेथड्स जो है वो अपनाए ताकि गवर्नमेंट अटेंशन पे करे और उनकी पानी की जरूरत जो है वो पूरी। अब कौन से मेथड्स अपनाए, Which of these is not democratic method? इनमें से कौन सा जो मेथड है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अब देखते हैं, इन्होंने 4 मेथड्स आपको दिए होंगे, यस, उनमें से एक मेथड जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। अब देखते हैं क्या। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब ये लोग मिले 40 विलेजेस के, इन्होंने क्या किया, फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट, कोर्ट में केस फाइल किया, क्लेमिंग दैट वाटर इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ।
राइट भाई, जीने के लिए पानी तो चाहिए ना। तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है फाइल किया केस कहां पर, कोर्ट में, कि भाई हमारी जो पानी की जरूरत है, जीने के लिए पानी बहुत जरूरी है, राइट। वो ताकि गवर्नमेंट भी उसको समझेगी, कोर्ट तो समझेगा ही समझेगा, भाई पानी एक बेसिक नीड है, वो ही आप पूरा नहीं कर पा रहे तो वो फटकार भी लगाएंगे, ऐसा नहीं है। जुडिशरी जो है फटकार भी लगाती है गवर्नमेंट को, ठीक है, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये सही मेथड है, ठीक है, इन्होंने जो किया ये डेमोक्रेटिक है पूरे तरीके से। बायकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव अ मैसेज टू ऑल द पार्टीज, अगली बार इन्होंने वोट ही नहीं कास्ट किया कि भाई नहीं दे रहे किसी को, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि आप हमारी जरूरत को कोई भी पार्टी नहीं समझ रही है। चलिए जी, ये हो गया। ऑर्गेनाइजिंग, तो ये भी सही है, अगर वोट तो तभी देंगे ना, वोट मांगने का हक भी तभी रखते हो जब आप काम करते हो। अगर आप काम नहीं करोगे तो बायकॉट, नहीं दे रहे वोट, जो मर्जी कर लो, नहीं यूज करेंगे अपना राइट, क्योंकि हमारा आपका काम भी तो है कि हमारे लिए क्या करना, जो भी हमारी बेसिक नीड है पानी की पूरा करना। तो उन्होंने क्या किया, बायकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन, अगली बार वोट ही नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को नहीं देंगे। चलिए, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, पब्लिक मीटिंग्स करना शुरू की, ठीक है, धरने भी देना शुरू किए, प्रोटेस्ट करना शुरू किए, तो ये शुरू किया। पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर, देखिए पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर, ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है इस तरीके से, तो वो कहते हैं ना करप्शन बढ़ेगा, ठीक है। हम पैसे देके ही अपना काम कराना हो तो काहे की इलेक्टेड गवर्नमेंट, काहे की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो वही बात है, तो अगर पैसे ही देने होंगे तो हमने उनको क्यों चूज किया, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नॉट डेमोक्रेटिक है, ओके। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, एसोसिएशन कर सकते हो, राइट, लेकिन पैसे वैसे देके ही काम कराना तो फिर क्या फायदा, राइट। पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर, राइट, पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर इज नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड, ठीक है, एंड इट इज अ केस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन, ठीक है, घूस देना, करप्शन बिल्कुल ही गलत है, और हम इससे तो गलत मतलब अपने आगे वाले लोगों को भी एक गलत सीख दे रहे हैं, राइट। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। चलिए, इन पे आपको रिस्पॉन्स लिखना है। सबसे पहले जो है वो क्या है, आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन, कहते हैं भाई मिलिट्री रूल आ गया तो क्या हुआ, मान लीजिए परवेज मुशर्रफ जो है पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ले आए तो क्या हो गया मैम, मिलिट्री तो डिसिप्लिन्ड होती है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती है किसी कंट्री में, राइट। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं डेमोक्रेसी वो है जिसको जो है हमने इलेक्ट किया है, वो रिप्रेजेंटेड, क्या मिलिट्री ऑफिशियल्स को हम इलेक्ट करते हैं, नहीं, राइट। आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री, हाँ जी ये तो हम मानते हैं, हम सैल्यूट करते हैं अपने आर्मी ऑफिशियल्स को, राइट। आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड बी रूल द कंट्री। तो इसीलिए कहते हैं कि आर्मी ही कंट्री को रूल करे, राइट। तो क्या कहा गया है कि हाँ ये तो है, ये तो फैक्ट है कि आर्मी बहुत डिसिप्लिन्ड होती है, ठीक है, करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसलिए कंट्री को कौन रूल करे, आर्मी। तो इन्होंने फेवर में बोला आर्मी के। अब हम क्या कहते हैं वो देखिए, इवन दो आर्मी इज डिसिप्लिन्ड, हम मानते हैं आर्मी डिसिप्लिन्ड है, करप्शन फ्री भी है, यस हम ये भी मानते हैं, आर्मी ऑफिसर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, बस यही एक कमी है, एंड हेंस एन आर्मी रूल वुड बी अंडर अनडेमोक्रेटिक, राइट। तो आर्मी रूल क्या होगा, अनडेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। रूल ऑफ मेजॉरिटी, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूल ऑफ द मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, ठीक है। व्हाट वी नीड इज द रूल ऑफ द वाइज इवन इफ दे आर इन स्मॉल नंबर्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अगर सिंपल टर्म में हम इसको समझे, रूल ऑफ द वाइज इवन इफ दे आर इन स्मॉल नंबर, ये बोल रहा है मेजॉरिटेरियनिज्म को ऑप्ट करना। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, एक ऐसा बिलीफ जो मेजॉरिटी में है, और मान लीजिए यहाँ पे नहीं, मेजॉरिटेरियनिज्म भी नहीं है, अगर हम लोग बात करें, दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, राइट, दो ग्रुप्स हैं ए और बी, राइट। ए वाले जो लोग हैं 20 लोग हैं ए में,
और बी में है 10, ठीक है। अब ये जो 10 लोग हैं, देखिए वी नीड द रूल ऑफ द वाइस। अब ये जो 10 लोग हैं ये बहुत वाइस है, बहुत समझदार है, तो चाहे ये कम नंबर में, ये बोल रहे हैं कि वाइस वाला जो है वो रूल करेगा, देखिए। और 20 वाले अब ये समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको रहने दो, ये कुछ भी रूल वूल नहीं कर सकते देश में। क्या आपको लगता है ये सही है कि सिर्फ और सिर्फ जो समझदार लोग हैं वही देश चलाएंगे? मतलब जो वाइस हैं, समझदार हैं, ये जो पढ़ नहीं लिख नहीं पाए, ये बिल्कुल भी देश नहीं चला सकते, ये वोट नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही करेंगे? क्या आपको लगता है ये सही है? क्या आपको लगता है rule of the majority means rule of the ignorant people? What we need if the rule of the wise even if they are in small numbers? देखिए, अगर आप सही तरीके से समझेंगे डेमोक्रेसी क्या बोलती है, हमने पढ़ा था राइट टू वोट वाला पार्ट, जिसमें हमें बोला गया है 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू। इस तरीके से भाई हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे जीते हैं। कहने का मतलब ये है जेंडर, रिलीजन, कास्ट, नंबर, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, सब वोट कास्ट करेंगे, राइट। किसी भी तरीके से ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई वो कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो गरीब है, वो अमीर है, ऐसा कुछ नहीं चलता। डेमोक्रेसी में सबके पास पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, सबको वोट देने का अधिकार होता है, राइट। तो देखिए, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग द रूलर्स from a small section comprising of wise people would defeat the purpose of representational democracy, right? तो यही ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखिए, if we want religious leader to guide us in spiritual matters, why not invite them to guide us in politics as well? The country should be ruled by religious leader। अब ये क्या कह रहे हैं कि कंट्री को कौन रूल करेगा? हमारे जो रिलीजियस धर्म गुरु वगैरह ना वो रूल करेंगे। भाई जब हम उनके पास धर्म उपदेश दे मतलब सुनने जा सकते हैं, जो हमें इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता सकते हैं, तो ये जो ज्ञान इतना अच्छा दे सकते हैं धार्मिक बातों पे, वो कंट्री को रूल क्यों नहीं कर सकते? हमारी कंट्री को कौन रूल करे? रिलीजियस लीडर्स करे। तो देखिए, रिलीजियस लीडर्स को भी किसने इलेक्ट नहीं किया? लोगों ने इलेक्ट नहीं किया। बार बार बोल रहे हैं भाई डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्टेड बाय पीपल। Religious leaders are not elected by people and hence a country should not be ruled by religious leaders, right? चलिए, next question number 8 है, are the following statement in keeping with the democracy as a value? Why? तो ये जितनी भी statement है keeping with the democracy as a value देखते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हैं। फादर टू डॉटर, फादर कह रहे हैं डॉटर से, आई डोंट वॉन्ट टू हेयर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज, ठीक है। इन आवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल देम टू डू। अब देखिए, यहाँ पे एक फादर अपनी बेटी से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारी घर में ना ऐसा नहीं चलता है, जहां पे हम बोलेंगे, जहां पेरेंट, आप अपनी, आपका कोई ओपिनियन नहीं है अपनी शादी में, आपका कोई ओपिनियन नहीं है, मतलब अगर आपको शादी करनी है, ठीक है, तो आपको पेरेंट्स की मर्जी से करनी पड़ेगी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। ये फादर कह रहे हैं किससे? डॉटर से। तो देखिए, द स्टेटमेंट ऑफ फादर इज अनडेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि एज एवरी एडल्ट हैव राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर, सबको अपना लाइफ पार्टनर, देखिए शादी लाइफ में एक बार होती है और वो जो लाइफ पार्टनर बनते हैं वो पूरी जिंदगी के लिए बनते हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों के पास इवन एक राइट चॉइस क्या है कि हमें अपने लाइफ पार्टनर चूज करने का राइट है, हम चूज कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर को सॉरी। दिस स्टेटमेंट ऑफ फादर इज अनडेमोक्रेटिक है, एज एवरी एडल्ट हैज राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर। द फादर डज नॉट हैव टू राइट टू इम्पोज, जबरदस्ती नहीं कर सकते अपनी डॉटर के साथ, राइट, जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसको पता है, वो एडल्ट है, राइट, कि उसकी क्या चॉइस है, वो इंसान उसके लिए सही है या नहीं है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टीचर टू स्टूडेंट। अब टीचर कह रही है स्टूडेंट से, मैं कह रही हूं आपसे क्या? डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन, राइट, ओके, बाय आस्किंग मी क्वेश्चन इन द क्लासरूम। आप बार बार क्या कर रहे हो? मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो। भाई हम ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे आप, है ना? वेरी स्मार्ट, नहीं पूछ सकते हो, डाउट सेशन होते हैं भाई,
ठीक है, जिसको भी कोई डाउट रह जाए, होता है कि कभी कभी क्या है, हम सब समझा रहे हैं तो आप जो है वो डाउट नहीं पूछ पाते हो हमसे, क्योंकि हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे, पर ऐसा नहीं है। मैग्नेट ब्रेन में डाउट सेशन का ऑप्शन है, आप वहां पे जाके अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, राइट। चलिए ओके, टीचर जो स्टूडेंट, तो टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा, आप ना बार बार ना डिस्टर्ब मत करो, आप बार बार क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते मेरे से, आप मेरा कंसंट्रेशन जो है वो खराब कर देते हो। तो इसलिए क्या आपको लगता है ये डेमोक्रेटिक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई आप पूछ सकते हो ना, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट अंडर डेमोक्रेटिक सेटअप, द स्टूडेंट हैज द राइट टू आस्क टू क्वेश्चन। स्टूडेंट के पास राइट है भाई अपने क्वेश्चंस को पूछने का। आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो आप किससे पूछोगे? मुझसे ही पूछोगे ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम भी जल्दबाजी में, ह्यूमन एरर होने के चांसेस भी हो सकते हैं, शायद मुझसे कोई गलती हो जाए, मैम आपने मतलब जल्दी जल्दी में ये वर्ड गलत बोल दी, तो मैं उसको करेक्ट करूंगी। या फिर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैम मुझे ये वर्ड नहीं समझ आया कि ये आप क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे ये स्टेटमेंट आपकी नहीं समझ आ रही हो, तो आप उस तरीके से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। दिस इज अनडेमोक्रेटिक इफ हिज राइट इज डिनाइड, अगर उसको मना किया जाता है क्वेश्चन पूछने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एम्प्लॉय टू द ऑफिसर। अब एक एम्प्लॉय ने ऑफिसर से क्या बोला, आवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ। हमारे जो वर्किंग आवर्स है, मान लीजिए कहा जाता है कि किसी के वर्किंग आवर्स जो है उस कंपनी में 8 आवर्स होने चाहिए। मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक लॉ सेट किया है कि जितनी भी कंपनी है वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाएंगी, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराएंगे, और उसमें भी 1 घंटा लंच का होगा। लेकिन बॉस तो कह रहे हैं कि नहीं, 10 घंटे काम करना है आपको, 10 घंटे। अब गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया हुआ है, ये कानून बनाया हुआ है, कितने का, 8 घंटे ही काम करा सकते हैं आप। तो अब देखिए एम्प्लॉय टू द ऑफिसर क्या कह रहे हैं, हमारे जो वर्किंग आवर है मस्ट बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, क्योंकि वो अपने हक की बात कर रहा है, वो कानून की बात कर रहा है, राइट। कि जितना भी लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास आवर्स होते हैं आप उसमें काम कराइए, जितना मर्जी करवाइए, राइट। दिस स्टेटमेंट इज डेमोक्रेटिक, क्यों? as it calls for a rule of law which is beneficial for the employee, जो employee के लिए beneficial है, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो क्या कहता है, consider the following facts about a country and decide if you would call it democracy, give reason to support your decision, right? तो आपने जो है फॉलोइंग फैक्ट्स जो है अबाउट अ कंट्री एंड डिसाइड कि वो डेमोक्रेसी है या नहीं है। ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट, इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली, ठीक है। जितने भी सिटीजन्स होते हैं उन हैव राइट टू वोट, बिल्कुल। इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली, किसी जगह पे 6 ईयर में होते हैं, कहीं 4, कहीं 5, पर रेगुलर इंटरवल पर होते हैं, तो ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, राइट। अगर हम देखें, दिस इज डेमोक्रेसी एज ओनली डेमोक्रेटिक सेटअप अलाउ राइट टू वोट। डेमोक्रेटिक सेटअप में ये ना आपको चूज करने का राइट है, तो दिस इज डेमोक्रेसी एज ओनली डेमोक्रेटिक सेटअप अलाउज राइट टू वोट। एंड ऑल्सो इलेक्शन एट रेगुलर टाइम पीरियड पे इलेक्शंस होने चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट बी क्या कहता है, द कंट्री टुक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज। कंट्री ने जो है लोन लिया किससे, इंटरनेशनल एजेंसी से। वर्ल्ड बैंक हो सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमारी कंट्री को जरूरत थी, उनसे लोन ले लिया। चलिए, one of the condition for giving loan was that the government would reduce its expenses on education and health. अब क्या हुआ कि हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक हमें लोन दे रहा है, पर वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रखी, चलो भाई आप ऐसा करो, लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका काम है, राइट, लोन ले लो, लेकिन कंडीशन ये है लोन देने की, किसी कंडीशन पे तो लोन देंगे, वाज दैट कि गवर्नमेंट जो है वो कम पैसा खर्च करेगी एजुकेशन एंड हेल्थ पे। भाई अपने खर्चे कम करो ना, लोन दे रहे हो, लोन ले रहे हो आप हमसे, मतलब आपके पास पैसे की कमी है, तो खर्चा कहाँ पे कम करो, एजुकेशन और हेल्थ पे थोड़ा कम लगाओ ना अपने देश की। पर आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए
आपने रिसोर्स पढ़े हैं ना, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए कंट्री को दो चीजों पे तो पैसा खर्चना बहुत जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स, एक हेल्थ और एक एजुकेशन, और उसी पे खर्चा कम करने को बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके खर्चे ज्यादा हैं, कपड़े थोड़ी खरीद रहे हैं, बेसिक नीड्स है हमारी हेल्थ और एजुकेशन, राइट। तो ये बोला गया। तो अगर हम देखें, डेमोक्रेटिक कंट्री हैज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। काम क्या है उसका? वेलफेयर, मतलब अपने लोगों की भलाई का काम करना ही तो है। जो भी स्कीम्स ला रही है डेमोक्रेटिक कंट्री, वो किसके लिए ला रही है? अपने लोगों के अच्छे के लिए। पैसा लोन लेगी तो किसके लिए लेगी? अपने लोगों के अच्छा करने के लिए। द कंडीशन ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन में कमी लाइए इज अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों की भलाई कहाँ से होगी जब उन्हीं की एजुकेशन और हेल्थ में खर्चा कम करेगी सरकार। और मान लीजिए हमारे देश के लोगों को ही महामारी ही फैल गई तो हेल्थ पे तो खर्चा करना पड़ेगा ना, राइट। और महामारी की बात ये हमारी बेसिक नीड्स में ही आता है, एक हेल्थ एंड एजुकेशन। भाई पढ़ी लिखी जनता चाहिए ना हर कंट्री को, तो राइट। नेक्स्ट है सी, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस। लोग जो है 7 मोर देन 7 लैंग्वेजेस, बट एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेज, सॉरी, द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। अब देखिए एक कंट्री है, मान लीजिए एक कंट्री है जिसमें 7 भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। कितनी? 7 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं। तो 7 लैंग्वेजेस में से 1 लैंग्वेज में ही पढ़ाई करवाई जाती है। ठीक है, क्या आपको लगता है ये सही है? वो बाकी 6 लैंग्वेज वाले क्या करेंगे? क्या उनको पढ़ने का राइट नहीं है? भाई है ना। हर क्वेश्चन को ना देखो, अब ना आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हो गए, तो हर क्वेश्चन को ना इस तरीके से समझना है, आपका ना जो IQ लेवल है वो ज्यादा होना चाहिए। इन द सेंस की, नॉट दैट सेंस, इन द सेंस कि आप हर क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे तो आपको आंसर पता होगा। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, राइट। पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस। लोग जो हैं मतलब 7 से ज्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, बट एजुकेशन सिर्फ एक ही लैंग्वेज में। क्या आपको लगता है जो बाकी लोग हैं उनके साथ जस्टिफाइड है, सही हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं ना। ओनली इन 1 लैंग्वेज, द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% पीपल ऑफ दैट कंट्री। जो एक लैंग्वेज, जो 52% लोग जो बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। 7+ लैंग्वेजेस हैं जिसमें से एक लैंग्वेज जो है, 1 लैंग्वेज, वो बोली जा रही है कितने? 52% लोगों के द्वारा। और बाकी लैंग्वेज जो है, बाकी के 48% लोग बाकी 6 लैंग्वेजेस और जो भी उससे ज्यादा लैंग्वेजेस है उनको बोलते हैं। तो सिर्फ इसी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देके कि भाई 52% लोग हैं, इसमें पढ़ाई करा दो, फिर बाकी 48% का क्या? क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम है ना सबको इक्वल चीजें देना, राइट। चाहे वो एजुकेशन हो, सारे इक्वल राइट्स देना, राइट। इन डेमोक्रेसी एजुकेशन इन अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस, ये भी एक बेसिक राइट है। ऑफिशियल लैंग्वेज कैन बी द लैंग्वेज ऑफ मेजॉरिटी पीपल। ऑफिशियल लैंग्वेज माना कि जो है मेजॉरिटी पीपल की हो सकती है, लेकिन एजुकेशन का राइट सबको है। ठीक है, एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन सबको है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी 6 लैंग्वेज के लोगों को भी एजुकेट करे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन हैव गिवन अ कॉल ऑफ फॉर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन and nationwide strike in the country to oppose these policies. Government has arrested these leaders. देखो एक पीसफुल देखो डेमोन्स्ट्रेशन करने की, माना कि डेमोन्स्ट्रेशन करने को बोला गया, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्री में, हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं जहां हमें लगेगा, राइट। लेकिन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी पीसफुल वे में। अगर हम देश की प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो डेमोन्स्ट्रेशन करने की भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताएंगे कि कुछ लोग हैं, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी होगी नहीं समझ आई। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए एक ट्रेड यूनियन है, तो ट्रेड यूनियन के लोगों को कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई, मान लो नहीं समझ में आई, तो वो ट्रेड यूनियन के लोग ना पीसफुली जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन
पीसफुल वालों का, ये नहीं है कि उन्होंने कुछ मतलब दंगे किए या कुछ तोड़फोड़ मचाई, ऐसा कुछ नहीं किया, पीसफुली वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। क्या ये सही है? क्या ये डेमोक्रेटिक है? नहीं, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना कि डेमोक्रेसी में इतना तो राइट मिलता ही है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है, पीसफुल। लेकिन ओके, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन हैव गिवन अ कॉल फॉर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है एंड नेशन वाइड स्ट्राइक चल रही है, हड़ताल चल रही है इन द कंट्री गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज करने के लिए। अब गवर्नमेंट उसको दबाने की कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट ने क्या किया, हैज अरेस्टेड दीज लीडर्स, उनको अरेस्ट कर लिया, राइट। तो अगर हम देखें इन अ डेमोक्रेसी में पीपल हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन अ पीसफुल मैनर। भाई ओपिनियन तो हम दे सकते हैं, ये थोड़ी है कि हम लोगों को बोला हुआ है कि हाँ भाई आपको डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो हम बदतमीजी पे उतर जाएंगे। तरीका सही होना चाहिए, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ओके। इट इज अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर है सरकार का, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन ई वाला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविजन इन द कंट्री। अब गवर्नमेंट के पास है देश का रेडियो एंड टेलीविजन जो सिस्टम है वो किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर है। All the newspaper have to get permission from the government to publish any news। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं सबको कुछ भी पब्लिश करना हो तो उनको जो है किससे पूछना पड़ता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी है। एनी न्यूज अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोटेस्ट। तो काहे की डेमोक्रेसी, अगर मीडिया जो फोर्थ पिलर है वो फ्री ही नहीं है और वो गवर्नमेंट के लिए क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता उनकी पॉलिसीज को, अगर गलत है तो फिर काहे की मीडिया, राइट। तो अगर हम लोग बात करें अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक क्यों नहीं, क्योंकि प्रेस भी तो फ्री होती है ना, मीडिया भी फ्री होती है ताकि वो सही तरीके से कवरेज दे सके, सही तरीके से बता सके कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो हर तरीके से उसे फेवर करना जरूरी है। गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविजन इन द कंट्री। गवर्नमेंट के पास जो है क्या है, रेडियो टेलीविजन है और जो उनको अच्छा लगता है वो ही वो न्यूज़पेपर में पब्लिश कराते। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट। तो इसका जो है दिस इज अनडेमोक्रेटिक नेचर है ये। एज इन डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया इज मस्ट। This is undemocratic nature, as in democracy freedom of press and media is must। देखो डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, क्या, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट बोलेगी तो उनकी मर्जी से न्यूज़पेपर में छपेगा या वो बोलेंगी वो चीज पब्लिश की जाएगी, उसी तरीके की जो है रिपोर्ट्स रेडियो एंड टेलीविजन दिखाएंगे, ये नहीं होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो प्रेस है एंड मीडिया है वो पूरे तरीके से फ्री होता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी कर सकता है। अगर उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है तो उनके पास पूरा राइट है कि उनकी पॉलिसी को वो क्रिटिसाइज करे, राइट। चलिए विद दिस हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहां पर, YouTube पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram एंड WhatsApp पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर बात करें सीबीएसई, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हमारे यहाँ पर होती है, क्रैश कोर्स भी करवाए जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी होता है। हम डील करते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के साथ। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.